हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज आरिफ खान। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट में कमी। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? कमी। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक। हिमांक में कमी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि हिमांक में कमी क्या है। देखिए, पहले हिमांक में कमी समझी जाए। देखिए, अगर हम किसी भी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका हिमांक कम हो जाता है। किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर हिमांक में कमी आ जाती है। इसी को कहते हैं हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? विलायक के हिमांक से, शुद्ध विलायक के हिमांक से विलयन के हिमांक को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट पता चल जाती है। डेल्टा टीएफ यहाँ क्या है? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं? प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस कर देते हैं। यहाँ टी ऑफ नॉट क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक का हिमांक। टी एफ क्या है? विलेन का हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस कर देंगे तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पता चल जाएगा। तो पहले हम समझे कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है और उसमें डिप्रेशन क्यों हो जाता है, हिमांक क्या है और हिमांक में अवनमन यानी कमी क्यों हो जाती है। देखिए, हिमांक क्या होता है? किसी भी द्रव का हिमांक वह निश्चित ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। यानी फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? इट इज अ डेफिनेट टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid becomes equal to vapor pressure of its solid। ठीक है ना? अब हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हमने क्या बताया कि अगर किसी सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो उसके हिमांक में, उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाती है। इसी कमी को हम कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन। तो इसको समझिए कि हिमांक में अवनमन क्यों होता है, कैसे निकाला जाता है। शुद्ध विलायक के हिमांक से विलयन के हिमांक को माइनस कर दीजिए तो हिमांक में अवनमन डेल्टा टीएफ पता चल जाएगा। तो अब ये हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे हो जाता है? देखो, इसके लिए हमने यहाँ क्या ले रखा है? एक विलायक, एक सॉल्वेंट है। इस सॉल्वेंट को जैसे जैसे हम ठंडा करते हैं, इसका टेम्परेचर घटाते, इसका ताप कम करते हैं तो इसका वाष्प दाब, वेपर प्रेशर कम होता जाता है। इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से समझें। ये देखिए, शुद्ध विलायक, लिक्विड सॉल्वेंट हमने लिया हुआ है। यहाँ पर विलेयर को हमने दिखाया हुआ, सॉल्यूशन को। यहाँ पर ये क्या है? वेपर प्रेशर। इधर क्या है? टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ग्राफ हमने प्लॉट किया है वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच में। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाते हैं तो विलायक या द्रव का वाष्प दाब बढ़ता जाता है। अब उल्टा चलते हैं इधर से। अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं, ताप को घटाते हैं तो द्रव का वाष्प दाब, लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होता जाता है। अच्छा, देखिए, जैसे हमने लिया यहाँ पे कोई विलायक, कोई सॉल्वेंट, इसको ठंडा करते जाए तो इसका वाष्प दाब, वेपर प्रेशर कम होगा क्योंकि इसके अणुओं की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। जैसे जैसे इसके अणुओं की, इसकी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। एक निश्चित ताप पर, एक डेफिनेट टेम्परेचर पे क्या होगा? यह क्या होगा? द्रव से ठोस में परिवर्तित होगा। उस निश्चित ताप पर इस द्रव का वाष्प दाब इसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। जब इस द्रव का वाष्प दाब इसकी ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट के वाष्प दाब, वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उसी ताप को, जिस निश्चित ताप पर यह होगा, उसी को कहते हैं उसका हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या होता है?
उस द्रव की द्रव अवस्था और ठोस अवस्था के बीच में गतिक साम्य स्थापित हो जाता है, यानी लिक्विड से द्रव से ठोस में बदलने की प्रक्रिया और द्रव से ठोस में बदलने की प्रक्रिया बराबर हो जाती है। यहां पे हमने देखो क्या बताया, कोई हमने लिक्विड सॉल्वेंट ले रखा है, जैसे जैसे इसको ठंडा करते हैं, यानी इसका टेम्परेचर कम करते तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होता जाएगा। एक डेफिनेट टेम्परेचर पर यहाँ पर क्या हो रहा है, इस द्रव का वाष्प दाब, इस लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इसकी सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर होगा, यानी एक डेफिनेट पॉइंट पर यह क्या हो रहा है, फ्रीज कर रहा है, जम जा रहा है। जिस टेम्परेचर पर लिक्विड फ्रीज कर जाएगा, यानी लिक्विड सॉलिड में, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा, यानी दोनों के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, उस निश्चितता, उस डेफिनेट टेम्परेचर को इस विलायक का हिमांक कहेंगे, उस निश्चित ताप को इस लिक्विड सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। शुद्ध विलायक का हिमांक हमने कितना ले रखा, TF0। ये क्या है, लिक्विड सॉल्वेंट की फ्रीजिंग पॉइंट। इसी पॉइंट पर यह क्या हो रहा है, लिक्विड सॉल्वेंट फ्रीज कर रहा है, ये द्रव विलायक फ्रीज कर रहा है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें कोई हम अवाष्पशील विलेय नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दे रहे हैं, जैसे ग्लूकोज घोल सकते हैं, जैसे यूरिया घोल सकते हैं, या फ्रक्टोज या सुक्रोज, कोई भी अवाष्पशील विलेय जो वाष्पित ना हो, जो वेपर में चेंज ना हो, नॉन वोलाटाइल हो, घोल दिया तो अब यह विलायक नहीं रह गया, अब यह विलेन हो गया। जब इसमें सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया तो ये सॉल्वेंट नहीं रह गया, अब ये सॉल्यूशन हो गया। अब सॉल्यूशन तो हो गया, लेकिन यह भी क्या है, लिक्विड है, यह भी द्रव है। अब इसका टेम्परेचर हम कम करते हैं, इसका टेम्परेचर कम करते हैं, तो अब हम क्या देखेंगे, इसका वेपर प्रेशर लिक्विड की तुलना में और कम हो गया। जैसे जैसे इसको हम ठंडा करते जाए इस विलेन को, तो विलेन भी क्या है, द्रव है ना, सॉल्यूशन भी क्या है, लिक्विड है। अब एक डेफिनेट टेम्परेचर पे क्या होगा, यह फ्रीज कर जाएगा, माने लिक्विड किसमें चेंज हो जाएगा, सॉलिड में। जिस पॉइंट पर सॉल्यूशन फ्रीज करेगा वो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। जिस टेम्परेचर पर विलयन जमकर ठोस में बदल जाएगा, यानी उसकी सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा, वह पॉइंट क्या होगा, उस विलयन का हिमांक होगा, सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट होगी। यहाँ जो बी पॉइंट ग्राफ में मेंशन किया गया है वो किसको बता रहा है, वो सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट TF को बता रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि विलायक का हिमांक अधिक है, विलयन का हिमांक कम है, लिक्विड सॉल्वेंट की फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है और सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट कम है, इतना डिफरेंस आ रहा है। तो जिस टेम्परेचर पर ये पॉइंट ए हमें प्राप्त हो रहा है वो क्या है, TF0, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जिस पॉइंट पे बी हमें मिल रहा है, यानी ये सॉल्यूशन की लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है, फ्रीज कर रहा है सॉल्यूशन, वो क्या होगा, TF मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो किसकी फ्रीजिंग पॉइंट हमें ज्यादा मिली, लिक्विड की, और उसमें सॉल्वेंट की, उसमें हमने जब अवाष्पशील विलेय नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट घोलकर सॉल्यूशन विलेय बना लिया तो उसकी फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगी, पहले से कम हो गई। तो अब क्या होगा, कम ताप पर विलेय का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होगा। लोअर टेम्परेचर पर ही सॉल्यूशन की लिक्विड स्टेट सॉलिड स्टेट के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, लोअर टेम्परेचर पर ही सॉल्यूशन की लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर उसकी सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हिमांक में जितना डिफरेंस आया, हिमांक में जितना अंतर आया, उसी को कहते हैं हिमांक का अवनमन। जैसे देखो, अगर हम क्या लेते हैं, शुद्ध जल, प्योर वाटर, तो शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ये क्या होती है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितनी है, 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम पानी को ठंडा करेंगे तो उसकी द्रव अवस्था और ठोस अवस्था साम्य में आ जाएंगी, उसकी लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आ जाएंगी, और उसका वाष्प दाब, उसका वेपर प्रेशर उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है।
ये पानी का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है। अब उसमें कोई हम विलेय घोलेंगे, कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व कर देंगे तो उसके हिमांक में कमी आ जाएगी, उसके फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि जब हम विलायक में विलेय घोलते हैं तो क्या होता है, वाष्प दाब वेपर प्रेशर घटता है। अब कम ताप पर ही, लोअर टेम्परेचर पर ही लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होगा, सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हम देखेंगे कि विलयन का हिमांक कम, विलायक का हिमांक अधिक होता है। विलायक के हिमांक से विलयन के हिमांक को घटा देंगे, सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस कर देंगे तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मिल जाएगा, जिसको हम डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ के माध्यम से और इन बातों के माध्यम से हमने डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को समझा दिया। देखो, जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है यह एक अणुसंख्य गुण है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर एक हमें रिलेशन मिलता है, रिलेशन बिटवीन डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ का मतलब क्या हुआ, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और मोलैलिटी में। मोलैलिटी क्या होती है, पिछली वीडियो में हमने बताया था बहुत पहले ही, मोल पर किलोग्राम में सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो हम यह पाते हैं कि डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यम, स्मॉल यम। यम क्या, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, और डेल्टा टीएफ क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हिमांक का अवनमन विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। पर यहाँ समानुपात का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक कांस्टेंट रखना पड़ेगा, यह कहे केएफ। केएफ क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसका नाम होता है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसी को हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो आगे चल करके डेल्टा टीएफ बराबर क्या हो जाएगा, केएफ इंटू मोलैरिटी क्या होती है, मोल पर किलोग्राम में कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब यह टर्म नीचे आएगा तो डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये दोनों ग्राम में होंगे, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाता है। मास ऑफ सॉल्यूशन इन किलोग्राम, अगर सॉल्यूशन क्या देखो, सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है ना। अगर सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में ना होकर किसमें हो जाए, ग्राम में, तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पूरे टर्म में 1000 से गुणा करेंगे। तो अब आगे चलकर ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट को हमने स्मॉल W से रिप्रेजेंट किया हुआ है, अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट को हम क्या करेंगे, कैपिटल W से पूरे टर्म में 1000 से गुणा करेंगे। अब इसको व्यवस्थित करेंगे, रीअरेंज करेंगे, क्या बन गया, डेल्टा टीएफ इक्वल टू 1000 इंटू केएफ इंटू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ये फॉर्मूला कुछ मिलता जुलता है किससे, जो हमने बताया था मोलर एलिवेशन कांस्टेंट से, बस वहां केएफ की बजाय के भी था, ये डिफरेंस था, बाकी फॉर्मूला मिलता जुलता है। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट किससे बिल्कुल लग रही है, किसकी जैसा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से, ठीक है ना। अब देखो केएफ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम देख रहे हैं कि केएफ डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो अब देखिए यहां पर डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना लें, 1 मोल लें, विलेय के मोल की संख्या 1 लें, 1 मोल, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, विलायक का भार किलोग्राम में कितना लें, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है, 1000 ग्राम हो जाता है। तो डेल्टा टीएफ किसके बराबर हो गया, केएफ के। कब ऐसा हुआ कि अगर हम 1000 ग्राम शुद्ध विलायक में 1 मोल अवाष्पशील विलेय जैसे शुगर या ग्लूकोज या फ्रुक्टोज कोई भी
अवाष्पशील विलेय यहाँ घोल देते हैं तो हिमांक में जितना कमी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसी को हम कहते हैं केएफ, यानी मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है ना। तो अब इसको कैसे डिफाइन किया हमने कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो जितना डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ उसी को कहते हैं उस सॉल्वेंट का मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब अगर इसकी यूनिट पूछी जाए तो यूनिट क्या होगा, बहुत आराम से निकाल सकते हैं। डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या, केएफ इंटू एम। तो केएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ अपॉन स्मॉल एम। उसके आगे क्या लिख सकते हैं, केएफ डेल्टा टीएफ, ये क्या है, हिमांक में कमी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक को हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, केल्विन में। और यम क्या, मोलैलिटी, इसका मात्रक मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम। अब आगे क्या हो जाएगा, आगे ये हो जाएगा केल्विन, अब ये किलोग्राम ऊपर जाएगा, केल्विन किलोग्राम, अब ये मोल नीचे है, मोल को भी ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स। तो ये क्या हो गया, केएफ का यूनिट, केएफ की यूनिट हो गई क्या, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है ना। अब देखिए कोई भी सॉल्वेंट होता है, कोई भी विलायक होता है, उसके लिए केएफ का मान स्थिर होता है, फिक्स्ड होता है। किसी भी विलायक के लिए केएफ का मान निश्चित होता है। वो इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि कौन सा हम यहाँ विलय मिला रहे, उस विलय की प्रकृति पर डिपेंड नहीं करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, मोल पर, कितना मिला होना चाहिए, विलय के मोल की संख्या 1 मोल विलय में विलय के अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, अवोगाड्रो नंबर के बराबर। जो केएफ की वैल्यू होती है वो सॉल्वेंट के लिए फिक्स होती है। ये इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि कितना यहाँ पर हम कौन सा विलय, कौन सा सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। केएफ की वैल्यू डिपेंड किस पे करती है, सॉल्वेंट के केएफ की वैल्यू डिपेंड करती है मोल्स पर। 1 मोल होना चाहिए। अब कौन सा 1 मोल यूरिया मिला रहे हैं या 1 मोल ग्लूकोज मिला रहे हैं या 1 मोल केन शुगर मिला रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। बस उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होने चाहिए, 1, जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। तो हमने क्या देखा कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट लेते हैं, उसमें 1 मोल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिसॉल्व कर देते हैं, तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में जितना डिप्रेशन होता है उसी को कहते हैं केएफ। केएफ मतलब मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अब अगर देखो 1000 ग्राम सॉल्वेंट की बजाय हम क्या लें, उससे 10 गुना कम सॉल्वेंट लें, मतलब 100 ग्राम लें, लेकिन विलय कितना घोलें, 1 मोल ही घोलें, 1 मोल सोल्यूट ही ऐड करें, तो हम देखेंगे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन उससे 10 गुना ज्यादा होगा। उसे कहेंगे केएफ डैश, उसे कहेंगे केएफ डैश। केएफ डैश क्या होगा, केएफ डैश क्या होगा, केएफ डैश क्या होगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। और यह केएफ से यानी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट से 10 गुना ज्यादा होगा। जैसे अगर हम पानी लेते हैं, वाटर, तो पानी के लिए केएफ की वैल्यू कितनी होती है, जान लीजिए 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। और केएफ निकालने का फॉर्मूला हमने ये बता रखा है, ठीक है ना। अब केएफ की वैल्यू वाटर के लिए 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स हो गई। अब कहा जाए इसके लिए, इस सॉल्वेंट के लिए केएफ डैश की वैल्यू कितनी होगी, तो इससे 10 गुना ज्यादा होगी। बस कुछ मत करो, इसी में 10 से गुणा करा दो। तो केएफ डैश पानी के लिए, पानी एक विलायक होता है, इसके लिए केएफ डैश की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 18.6। और केएफ डैश की यूनिट जान लीजिए क्या होती है, केल्विन मोलर इनवर्स 100 ग्राम। केएफ की यूनिट क्या हमने बताया, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। और किसी भी सॉल्वेंट के लिए केएफ डैश की यूनिट क्या हमने बता दिया, केल्विन मोलर इनवर्स 100 ग्राम। ये केएफ की यूनिट और ये केएफ डैश। किसी भी सॉल्वेंट के लिए केएफ
की वैल्यू से KF डैश की वैल्यू 10 गुना ज्यादा होती है, क्योंकि KF किस में निकालते हो 1000 ग्राम में, और विलेय कितना मिला होना चाहिए 1 मोल, और KF डैश निकालना हो तो उसमें क्या होगा एक ही मोल विलेय घोलेंगे, लेकिन किसमें 100 ग्राम सॉल्वेंट में, ठीक है ना, 100 ग्राम विलायक में 1 मोल विलेय घोलोगे तो उससे क्या होगा हिमांक में अवनमन 10 गुना ज्यादा आता है, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।